मेरे कॉलेज से 120 हैं नहीं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हीट ट्रांसफर मतलब यदि कोई सिस्टम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट को पहले डिफाइन करते हैं कैसे, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक, हम अभी यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम, एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो इस सिस्टम में के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसलिए मानते हैं कि हीट दे रहे हैं। हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आगे फ्लेक्सिबल बाउंड्री आएगा तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आप हीट ना दे रहे हो तभी भी टेम्परेचर राइज करेगा। कैसे करेगा, कंप्रेस करेंगे तो, ठीक है, पढ़े थे ना काइनेटिक थ्योरी में। तो यदि हम कंप्रेस करेंगे, सडनली कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन जो है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट अचानक राइज कर जाएगा, कॉलिजन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा, जिस कारण से एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। वो क्या, कौन सा एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या करेगा, टेम्परेचर को, ठीक है। और हीट देने पर भी क्या होता है, उसका टेम्परेचर ही राइज करता है। तो ऑब्जर्व क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो अमाउंट ऑफ हीट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट given to the system is ideally used to increase the temperature of the system इसका उल्टा भी होगा क्या, यदि किसी सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसका मतलब उससे हीट निकल रहा है, हो सकता है ना, ठीक है। तो यहां पर ये ऑब्जर्व किया गया, तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी तो था ही, साथ में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो यदि हम उसका मास बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ हीट उसके सेम टेम्परेचर के राइज होने से हमको बढ़ाना पड़ जाएगा। मतलब जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एक लीटर पानी है, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे, 10 लीटर पानी को यदि उतने ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना है तो अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब यहाँ पर इक्वेट कौन करेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, तो इसी को लिखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और यहां से हम एक टर्म को डिफाइन करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा जूल, ठीक। और यहां से एक टर्म निकल के आएगा जिसको हम लोग C बराबर बोलेंगे डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। इसका क्या नाम है, C बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली दो टर्म में हम देखते हैं, एक टर्म होगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, और दूसरा होगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहां पर देखना है कि ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड होगा बताइए, बोलिए। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, जूल पर, यदि यहां ले रहे हैं तो जूल पर केजी केल्विन, और यहां होगा जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्राम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच
टू इंक्रीज कह लीजिए, टू इंक्रीज 1 यूनिट कह लीजिए, यूनिट टेम्परेचर फॉर यूनिट मास। उसमें आप यूनिट टेम्परेचर में आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं, वो 1 ग्राम भी हो सकता है और 1 केजी भी सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके अनुसार C बराबर, यदि हम यहाँ डेल्टा क्यू ले और 1 केजी ले रहे हैं और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, तो यहाँ पर C जो बनेगा वो डेल्टा क्यू होगा, और ये कौन सा टेम्परेचर, कौन सा हीट होगा, यही आपका स्पेसिफिक हीट होगा, ठीक। और मोलर में क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या फिर कह लीजिए यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ सबस्टांस। इसका यूनिट हो गया जूल पर केजी केल्विन, और इसका यूनिट हो गया जूल पर मोल केल्विन। अब इसमें रिलेशंस क्या ले सकते हैं आप, याद कीजिए n बराबर क्या होता है, m/m0। तो यदि हमको n का वैल्यू की जगह पर ये पुट करना है, तो C इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई n की जगह पर m/m0, जो कि ऊपर आएगा m0 इंटू डेल्टा टी, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोलर, और ये कहलाएगा ग्राम। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, Cm इज इक्वल टू m0 इंटू C ग्राम। समझ पाए, ये रिलेशन को याद रखिएगा। अब यहां से हीट के बारे में बस एक परसेप्शन समझिए कि जैसे किसी बॉडी का कोई सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में यदि हम वर्क करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, तो यदि वॉल्यूम में चेंज आएगा तो वर्क कहेंगे। उसी तरह यहाँ टेम्परेचर में चेंज आएगा तो हम हीट को इन्वॉल्व कहेंगे कि हीट इन्वॉल्व है। सराउंडिंग को सिस्टम भी हीट प्रोवाइड कर सकता है, या सराउंडिंग से सिस्टम हीट ले सकता है। यदि सराउंडिंग को सिस्टम हीट दे रहा है तो सराउंडिंग जो कि काफ़ी बड़ा है, तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा ही नहीं, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जिससे कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाएगा, वो अमाउंट ऑफ हीट यदि सिस्टम सराउंडिंग को देगा तो सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रह जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग कॉफ़ी में देखते हैं, चाय या कॉफ़ी में, मान लीजिए छोटा से रूम में भी आप कॉफ़ी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आप उसको वहाँ रख देते हैं, तो उससे अमाउंट ऑफ हीट जो निकलेगा सराउंडिंग के पास, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर राइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ हीट तो पूरे का पूरा सिस्टम सराउंडिंग में चला गया ना, और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उस सब को अमाउंट ऑफ हीट चाहिए राइज करने के लिए, और उतना वो राइज हो नहीं सकता, वो नेग्लिजिबल है वो। लेकिन इसका टेम्परेचर तो डाउन हो जाएगा, और फाइनली हीट रिलीज होते होते उस कॉफ़ी का भी टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग के, ठीक है। और हीट रिलीज होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, हीट गेन होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो डेल्टा टी नेगेटिव होने का मतलब हीट लॉस कर रहा है सिस्टम, डेल्टा टी पॉजिटिव होने का मतलब सिस्टम हीट गेन कर रहा है, ठीक है। इसको लिखिए, फिर आगे पॉइंट्स लिखाते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका हम ले रहे हैं एक पिस्टन, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है।
ठीक है, खासियत क्या है कि अभी पिस्टन कंप्रेस फॉर्म में है, ध्यान समझिएगा, ये सिस्टम का बाउंड्री है, ये हमारा सिस्टम हो गया। अभी ड्रॉ मत कीजिए, देखिए यहां पर ये हमारा सिस्टम हुआ। सिस्टम में हम लोग क्या लेंगे, आइडियल गैस लेते हैं, कोई भी गैस, एग्जांपल हीलियम, ठीक है। तो आइडियल गैस हम ऐसे सिस्टम ले रहे हैं। अब क्या हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर हम यहां पर हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो हीट दे रहे हैं, सिस्टम इनिशियली इस पोजीशन पे है पिस्टन, है ना, ये पोजीशन को हम पोजीशन ए मानते हैं और यहाँ जो वॉल्यूम इसको V1 मानते हैं। तो जब हीट देंगे तो क्या होगा, चेंजेस, क्या चेंजेस आएंगे, हीट देने पर यहाँ पर सिस्टम के अंदर में जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा, मतलब उसका आर्बिट्री जो मोशन है वो बढ़ जाएगा, कॉलिजन फास्ट होने लगेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब वो पार्टिकल्स लगातार इस पिस्टन पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते जाएंगे, समझ पा रहे हैं। ये चेंजेस आपको एक्सपीरियंस होगा, आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बार बार पिस्टन पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, amount of heat given to the system is not completely converted into work done by the system मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है, पिस्टन यदि ऊपर राइज करेगा, मान लीजिए इस पोजीशन पे आ जाता है पिस्टन, तो पिस्टन ऊपर आएगा तो वर्क होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम, इस जगह पर वॉल्यूम V1 है, इस पोजीशन को हम A नाम दिए हैं, और यहाँ पर पहुंचा तो इस पोजीशन को B नाम दिए। तो इतना ट्रांसलेशन हुआ, कहने का मतलब पिस्टन ऊपर इतना राइज किया और इस डिस्टेंस को x कह सकते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जो फ्लूइड मतलब जो गैस है हमारा, वो जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड घटेगा ऊपर जाने पर, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है नहीं, इसलिए वहाँ पर हम वर्क निकाले तो वर्क अमाउंट कितना आया था हमें, वर्क W, वर्क डन बाई गैस यदि हम देखेंगे तो कितना आएगा, P इंटू डेल्टा V, इंटीग्रेशन में यूज करें तो ये ऐड कर कितना आएगा, अब P इंटू डेल्टा V। इस तरह से पिस्टन ऊपर जा रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट रह जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा मान लीजिए ऐसे में, तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, तो हमें वर्क डन बाय गैस मिलेगा। तो लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। कुछ अमाउंट ऑफ वर्क जो है, सॉरी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने में यूज करेगा, या गैस पहले क्या करेगा, अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो लगातार प्रेशर एक्सर्ट करेगा पिस्टन पर, और पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एरिया है तो पिस्टन पे फोर्स लगेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्क होगा। तो यहां पर लॉ जो कहता है उसके अनुसार स्मॉल चेंज इन हीट, तो कैसे लिखेंगे उसको, स्मॉल चेंज इन हीट, यानी कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। ये समझ पा रहे हैं, यहां पर इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर इसको हम फाइनाइट लेंथ के लिए ले लेंगे। अभी इनफाइनाइट लेंथ के लिए मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन हीट, उससे करस्पॉन्डिंग आपको बहुत ही छोटा चेंज मिलेगा उसके इंटरनल एनर्जी में, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वर्क में चला जाएगा।
मतलब सपोज 100 जूल है ये, तो 30 जूल हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गया, बाकी 70 जूल जो है वो वर्क हो गया। समझ गए? तो ये सपोज 100 जूल है, तो ये 30 जूल इसमें वर्क हो गया और 70 जूल इसमें वर्क हो गया। तो इसका मतलब जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दिया सिस्टम को, वो उसने इंटरनल एनर्जी में यूज किया और वर्क डन में यूज किया। यही लॉ कहता है कि जो भी हीट होगा वो डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज किया जाएगा। ये इनफाइनाइट में वेरी स्मॉल लिख लीजिए, इसको लिख लेते हैं फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन हीट, और फॉर सिग्निफिकेंट चेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आ जाएगा उसके लिए। और हमको पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डीवी होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि मान लीजिए सपोज करें, ऐसा हो सकता है क्या, बात को ध्यान से समझिएगा, अभी ध्यान से अभी समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, फिर हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, धीरे धीरे अमाउंट ऑफ हीट, हल्का मतलब कम अमाउंट का हीट दिए, ज्यादा देर के लिए दिए। तो मान लीजिए 2 जूल हीट दे रहे हैं और ज्यादा देर के लिए दे रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं 2 जूल एनर्जी जो है वो 1 सेकंड के लिए दीजिए, और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 0.1 जूल एनर्जी दीजिए और 2 घंटे के लिए दीजिए। ठीक है, वो उसके अलग अलग इफेक्ट आएंगे, क्योंकि आप यदि पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हैं और उसको समय दे रहे हैं, तो अच्छे से वो उस एनर्जी को यूज करता हुआ वो अपने मोमेंटम को इंक्रीज करने में करेगा। कॉलिजन कैसा एज्यूम करेंगे हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, सो दैट कि जितना एनर्जी इसके पास था, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि यदि आपको याद हो कॉलिजन में, तो जैसे मान लीजिए कि ये मास m2 है, ये मास m1 है, m2 मास रुका हुआ है, सेम मास है, ये भी m2 और m1 का मास सेम है, ये रुका हुआ है और ये मोशन कर रहा है, तो एक स्पीड से आकर टकराएगा। यदि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है, तो जो मोमेंटम इसके पास है, इसके पास वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में सेम मास है, इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसमें एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर मैक्सिमम होता है, तो वो ट्रांसफर करेगा और वो ट्रांसफर आगे जाकर के इस पिस्टन को हिट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि एनर्जी इतना ही दिया गया जितना कि ये अपने इंटरनल एनर्जी में यूज कर लिया, बाकी वर्क हुआ ही नहीं, तो उस केस में हम कह सकते हैं ना कि कोई भी वर्क हुआ नहीं, तो जितना भी एनर्जी हमको मिला, मतलब सिस्टम को मिला, वो किस में टोटली कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी में हो गया। अब दूसरा केस ये आता है कि मान लीजिए पिस्टन को हम फिक्स कर दें, पिस्टन को स्टॉपर लगा करके, यहाँ स्टॉपर लगा करके हम फिक्स कर दें, तो पिस्टन तो मूव करेगा नहीं, तो जितना भी अमाउंट ऑफ हीट हम देते जाएंगे सिस्टम का, वो उसके इंटरनल एनर्जी में बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन्स काफ़ी फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा होगा, और एक ऐसा समय आएगा कि ये यदि नहीं हिल पा रहा है तो आसपास के बाउंड्री को ब्रेक कर देगा। समझ गए? इसका एक और एग्जांपल, जैसे हम लोग, मतलब एग्जैक्ट वो एग्जांपल नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए सिलेंडर में गैस है और आप गैस उसके अंदर आग जला देते हैं, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो मेटल के लेयर्स को भी तोड़ देता है। समझ गए? कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इफ कंडीशन ले रहे हैं कि if piston is stopped, पिस्टन को क्या किया गया है, स्टॉप्ड किया गया है, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा, 0। देन डेल्टा क्यू इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू डेल्टा यू, ये कंप्लीटली कन्वर्ट होगा। समझ पाए? क्लियर हुआ? ये तब होगा, और यहां से हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, डेल्टा यू को हम क्या ले सकते हैं, एम ये कौन सा है, सीवी, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट
वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कब, जब पिस्टन को स्टॉप कर दिया गया तो पिस्टन तो ऊपर जाएगा नहीं, तो जो वो वॉल्यूम है सिस्टम का वो फिक्स है। उस समय जो हम अमाउंट ऑफ हीट देंगे वो एग्जैक्टली उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होगा, और वो क्या CV कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हम और जानते हैं, डेल्टा U बराबर क्या होता है, 1/2F, क्या बोलेंगे, FR डेल्टा T लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और यहां से ये किसके बराबर हो सकता है, या N भी तो होगा, तो यहां हम ले सकते हैं N CV डेल्टा T। कभी मोलर के लिए ले सकते हैं, या तो फिर हम आपको रिलेशन पता है क्या लेते हैं हम लोग, CN बराबर क्या होगा यहाँ, m0 इंटू C ग्राम के लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर इसके लिए, तो यहां से N तो कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा T कैंसिल आउट हो गया, CV इज इक्वल टू क्या बचा, 1/2, यानी कि F/2 इंटू R। आपको पता है मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या होगा CV का वैल्यू, मोनोटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए F इज इक्वल टू 3 होता है क्या, तो CV इज इक्वल टू 3/2 R होगा। और डाई एटॉमिक के लिए, वेरी गुड, तो इतना तो याद आ रहा है आप लोग को, यानी कि मनोदशा ठीक है। आइए, तो यहां पर CV बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 R। और फॉर पॉलीटॉमिक, तो CV उसके लिए F बराबर हो जाएगा 6, तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3R। वाह, चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए। रिजिड बॉन्डी तो मास को रोकेगा, रिजिड बॉन्डी तो मास को रोकेगा, मास को नहीं जाने देगा। तो इंसुलेशन समझते हैं, इंसुलेशन क्या करता है बताइए, जैसे अंदर में हमारे सिस्टम है गैस, मतलब तो सिस्टम गैस मतलब इसका अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा ना। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस ये कहता है कि वो प्रोसेस होगा जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो होगा, लेकिन वो सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन नहीं करेगा। यदि सिस्टम का टेम्परेचर फिक्स है तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज करेगा, अंदर चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा, मान लीजिए अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ जिस कारण से इसका टेम्परेचर राइज कर गया, तो सिस्टम का टेम्परेचर तो राइज हुआ, लेकिन सराउंडिंग से उसने कोई एनर्जी नहीं लिया। तो एनर्जी का इंटरेक्शन तो सराउंडिंग से नहीं होगा, ये तो ठीक है। तो एनर्जी का सराउंडिंग से इंटरेक्शन, इसके एनर्जी होने का दो तरीका है, मतलब सिस्टम का सराउंडिंग से इंटरेक्शन होने का एनर्जी के टर्म में दो तरीका है, या तो हीट के ट्रांसफर से हो या वर्क के ट्रांसफर से हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पिस्टन ने फोर्स लगा करके गैस ने फोर्स लगाकर पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस किया, तो सिस्टम एलोंगेट हुआ या सिस्टम एक्सपैंड किया, कंप्रेस्ड कौन हुआ, अरे यदि सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो कंप्रेस सराउंडिंग होगा, यदि सराउंडिंग एक्सपैंड करेगा तो सिस्टम कंप्रेस होगा। मैंने आपको बोला ना कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई तीसरा चीज नहीं है, सिर्फ यही दो चीज है। यदि आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपया दिया है, तो अब आपको आपने फ्रेंड को 100 रुपया दिया है, अब ऐसा नहीं है कि हाँ आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपया देने की बजाय 80 रुपया दिया है, 20 रुपये अपने पास रख लिया है, ऐसा नहीं है। यदि आप 20 रुपये अपने पास रख लिए हैं तो कहा जाएगा कि आपने अपने फ्रेंड को 80 रुपीज ही दिया है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, इसमें कोई भी तीसरा थर्ड पार्टी नहीं है। आपने एनर्जी, सिस्टम ने एनर्जी जो भी सराउंडिंग को दिया है, वो जो भी एनर्जी है वो कंप्लीटली उसमें उसको मिला है। अब उसने जो एनर्जी सिस्टम को दिया है वो कंप्लीट मिला है,
समझ गए? तो यदि कोई सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स है तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग उसको कोई वर्क नहीं दे सकता, ना ही ये सराउंडिंग को कोई वर्क दे सकता है। टेम्परेचर चेंज होने के अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अब यदि हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस का, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है, इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेशन ये इंश्योर करता है, इट इंश्योर द concept ensure the situation to not get transfer, या फिर हमको एग्जैक्ट इसका सेंटेंस नहीं लग रहा है, रुकिए बताते हैं। मतलब ये वो सिचुएशन है, या फिर इंसुलेशन क्या करेगा कि इट डज नॉट allow the system to interact with the सराउंडिंग से इंटरैक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, अब सराउंडिंग से इंटरैक्ट नहीं होने देगा मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, मास का तो ट्रांसफर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, और ना ही डेल्टा क्यू एनर्जी में किसका, एनर्जी में हीट का ट्रांसफर नहीं होने देगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम फिक्स है, मान लीजिए तो सिस्टम फिक्स है तो वर्क तो होगा नहीं, तो यदि हीट का ट्रांसफर रोक लेगा तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यदि आपको पता है डेल्टा क्यू जीरो होगा किस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो यहां आते हैं, प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक, और हमको पता है कि CV इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू बाई एम, या एम भी मान सकते हैं, डेल्टा टी। ठीक है, तो यदि ये टर्म जीरो है तो हमारा CV का वैल्यू क्या होगा, तो CV का वैल्यू जीरो हो गया प्रोसेस होने के कारण। B, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, डेल्टा टी क्या होगा, जीरो, CV इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा कोई प्रोसेस, अब C में आते हैं, हमारा CV नेगेटिव हो सकता है क्या, CV नेगेटिव हो सकता है कब, हाँ, सिस्टम हीट लूज करेगा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, और हीट लूज करने पर टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, और दो माइनस माइनस प्लस हो गया। सोचिए, विचार करके बताइए मुझे, यदि सराउंड सिस्टम ने हीट लूज किया तो नेगेटिव हुआ, और टेम्परेचर भी जब लूज किया तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होगा, उस केस में भी नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, तो CV प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम को हीट मिलेगा, लेकिन यदि मान लीजिए कि पिस्टन ऊपर राइज किया तो जितना अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, बात को ध्यान समझिएगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, यदि वो उतना एनर्जी ना बढ़ा करके, जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर राइज करेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी उसको हीट मिल रहा है उससे ज़्यादा वो एक्सपैंड करके अपने आप को कूल कर ले रहा है। मतलब सिस्टम जब पिस्टन ऊपर राइज करेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच गैप बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन कम होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराने का जो रेट है, कॉलिजन का रेट घटेगा, इससे मॉलिक्यूल्स मतलब कि रिलैक्स होंगे, उनका टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, तो उनका जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो ये ज़्यादा है उसके इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से। इंटरनल एनर्जी कौन बढ़ाएगा, हीट, तो उसके इंटरनल एनर्जी बढ़ने से, इंटरनल एनर्जी कब बढ़ता हुआ काउंट होगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा। तो जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या उसका टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हीट है वो उतना नहीं है जितना कि एक्सपैंड करने पर उसका टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है।
तो ये मतलब रिजल्ट रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली क्या होगा, कंसिक्वेंटली क्या होगा कि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा हीट देने के बावजूद भी। नहीं समझ पाए? उसका तुम बताओ आप। हाँ बताइए, मेरे बातों पे विचार कर। तो सी पॉइंट में आप लिखेंगे यहां पर सिंपली इफ एनर्जी टेम्परेचर राइज ड्यू टू डेल्टा क्यू या हीट प्रोवाइड डेल्टा क्यू प्रोवाइड टू द सिस्टम is to the system is less than temperature decreases due to sudden expansion of the system delta T less than 0. This implies CV negative of the system. बात समझ में है? जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो टेम्परेचर राइज करेगा उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन होने से हीट ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया तो उस केस में टेम्परेचर फाइनल नेगेटिव मिलेगा और आपका CV का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CV का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? हाँ, दोनों नेगेटिव हो, या हीट लॉस कर रहा है हीट गेन कर रहा है, दोनों ही केस में होंगे। ठीक है, उसके लिए कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए। तो क्या वो कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से लिखिए। अब आते हैं हम लोग CP पर। बहुत कम समय है हमारे पास, मात्र 1 घंटा है।